नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 में आने वाले चैप्टरों के एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन क्लास 9th सामाजिक विज्ञान। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी किताब के क्वेश्चन आंसर आपको मिल सकें। तो ये हम यहाँ पढ़ेंगे कौन से एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा या यूटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो ये था लुई 16वां। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी गई रूसो द्वारा। लुई 16वां किस राजवंश का शासक था। तो ये था बूर्बो वंश का शासक। नेक्स्ट है, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था। तो ये मुद्रा थी लिब्रे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। अब ये क्वेश्चन है डैश वाले वन लाइनर। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने सन कब लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1815 में। कितने में? 1815 में। इसका ये आंसर है। फ्रांस का राष्ट्रगान है तो ये है मार्सिले। यहाँ आप लिख सकते हैं मार्सिले। आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछा जाए। नेक्स्ट है, फ्रांस का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो ये लिखा लाइल द्वारा लिखा गया। क्या नाम था इसका? लाइल ने लिखा। फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन सन में खत्म हुआ। तो ये कब खत्म हुआ? ये हुआ 1848 ईस्वी में इसको खत्म कर दिया गया। जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता कौन था। तो ये था रोबेस्पियर। कौन था? रोबेस्पियर। किस स्टेट को 18वीं शताब्दी के फ्रांस में सभी कर चुकाने पड़ते थे। तो ये था आपका सबसे लास्ट वाला थर्ड स्टेट। इसको सारे कर चुकाने पड़ते थे। स्टेट जनरल क्या था? यानी कि ये जो फ्रांस का जो शासक था उसको सलाह देने वाली एक सभा थी। क्या थी? सभा। फ्रांस के शासक को सलाह देने वाली एक सभा थी। फ्रांस गणतंत्र कब बना। तो ये बना 1792 में। थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 1789 को किस किले को तोड़कर राजनीतिक कैदियों को भीड़ ने रिहा करवा लिया था। तो ये था बास्तील का किला। कौन सा? बास्तील का किला। डिक्टेटरी शासन व्यवस्था का अंत किसने किया। तो ये जो अंत किया गया था ये किया गया था नेपोलियन द्वारा। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा इसको अंत किया गया था। उपज का 10वां भाग चर्च के द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। उस कर का क्या नाम था। तो इसका नाम था दाइद। उसको बोला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। उसकी कुछ समरी वो देख लेते हैं। जनसंख्या है 2011 के अनुसार भारत की 121 करोड़। क्षेत्रफल 32.8 वर्ग लाख किलोमीटर। अब यहाँ स्टेट हो गए कितने? राज्य संख्या 28 हो गई है और यहाँ पर ये 8 हो गए यूपी प्रदेश। विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.42%, जिस पर लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरा है। एरिया में 7वां है। सब पढ़ा चुके हैं। भारत की स्थल सीमा की रेखा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। तटीय रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व देशांतर से लेकर के 97.24 पूर्वी देशांतर तक। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और ये तटीय देश है जो समुद्र से मिलती इनकी सीमा है श्रीलंका और मालदीव। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 32-14 किलोमीटर
और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो है 2933 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हो गए आपके 8 राज्य। अब आपके आगे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त भारत को 2 बराबर भागों में बांट देता है? अभी बताया आपको, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो बराबर भागों में बांट देती है। भारत का पूर्वी देशांतर कौन सा है? जैसा भी आपको बताया गया 97.25 मिनट। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि है तो कौन सी है? ये है आपकी पाक जल संधि बताया गया था। कवरस्ती जाने के लिए आप किस प्रदेश में जाएंगे? आप जाएंगे लक्षद्वीप के पास से होकर के। कहाँ से? लक्षद्वीप से होकर के। भारत के स्थल का कुल क्षेत्रफल कितना? भारत के स्थल का भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? अभी आपको बताया गया था कितना है, तो ये आपका हो जाएगा, भारत के स्थल का भाग कुल क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2.42%। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। निम्न में भारत को मानक या उत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर डी। भारत की स्थल सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? बताया गया था 15,200 किलोमीटर। अरब सागर में स्थित समूहों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। सॉरी, बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत को यामोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये जाती है मिर्ज़ापुर से होकर के। अगर मिर्ज़ापुर ऑप्शन नहीं होगा तो आप इसमें नैनी ऑप्शन होगा। बांग्लादेश की सीमा से जुड़े कोई एक राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ से जुड़ा हुआ है वो कौन सा राज्य है? आपका आसाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश है वो है आपका म्यांमार। निम्न में कौन सा राज्य जिसकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल बीच में है, ना इसके पास कोई तटीय सीमा है ना ही इसके पास में कोई स्थलीय सीमा है। निम्न में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका गुजरात राज्य। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट है, हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई है? समाप्ति नहीं होगा यहाँ पर, समाप्ति हुई है किसकी हुई है? तो ये हुई है आपकी टैथिस सागर की। पहले यहाँ पर ये सागर था, वो हिमालय पर्वत है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये कंचनजुंगा। ये आप इसको पढ़ चुके हैं, कौन सा है? कंचनजुंगा। नेक्स्ट आपका है डैश डैश। यहाँ पे होगा पहले सिंधु नदी, फिर गंगा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है जिसके विशाल उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है। वहीं पुरानी तथा नई जलोढ़ मृदा को, पुरानी को हम बोलते हैं भांगर। यहाँ हो जाएगा आपका खादर। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ लिखेंगे मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, और यहाँ दक्कन का पठार में बांटा गया है इसको। नेक्स्ट है भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित हैं? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। एक स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रायद्वीप। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल। 2 आप क्या है? तो ये जो होता है
ये होता है दो नदियों के बीच की दूरी को। ऑप्शन नंबर ए 2 आप बोलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में है? आप जानते हैं चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। एकदम से ये रिवीजन है जो आपको एग्जाम में यूट्यूब में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बरकान क्या है? ऑप्शन नंबर खा बरखान मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले हैं। ये इसको हम बोलते हैं बाल लिखा बालू के टीले। भारतीय मरुस्थल क्षेत्र सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी लूनी नदी। कौन सी हो जाएगी? लूनी नदी। अब ये आपके हो गए ज्योग्राफी के 2 चैप्टर। अब यहाँ पर जो पूछा जाएगा आपसे, ये तो अब होगा आपका लोकतांत्रिक में आ जाते हैं हम। एक लोकतांत्रिक कार्य बताइए। अलोकतांत्रिक कार्य यानी कि चुनाव, यहाँ पर हो जाएगा कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र न होना। चुनाव आयोग का स्वतंत्र न होना हो जाएगा आपका आंसर। या फिर कोई भी लिख सकते हैं समानता का ना होना, स्वतंत्रता का ना होना, भी एक इस तरह का कार्य हो जाएगा। उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तनाज़ा सरकार स्थापित की थी। तो ये नाम था हिटलर। आराम से आप लिख सकते हैं इसको, हिटलर। किसी एक देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका चीन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया? तो यहाँ उन्होंने कहा कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए ही लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा निम्न में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सेना तख्त पलट की अगुवाई की थी? तो ये थे परवेज मुशर्रफ। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो किसके पास होनी चाहिए? जनता के पास ये होनी चाहिए। निम्न में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ चीन आ जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है? ये महिलाओं का नहीं था लेकिन अब ये मिल गया है। इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है? तो यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, सभी लोकतांत्रिक कार्य हैं। मिलान की भी आवश्यकता नहीं, मिलान यहाँ नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा का नाम लिखिए। तो नेल्सन मंडेला ने तो लिखी थी टू लॉन्ग वॉक फ्रीडम। इसका नाम था टू लॉन्ग वॉक द फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जेल में रहे 28 सालों तक। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया? ये लहराया गया 1994 में। दक्षिण अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली भेदभाव का विरोध किया? तो ये किया था मंडेला, नेल्सन मंडेला द्वारा किया गया। रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर जो होगा इसको काट करके यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नस्ली भेदभाव। नस्ली भेदभाव। 1948 से 94 तक रंग भेद की नीति किस देश में चलती रही? तो ये चलती रही दक्षिण अफ्रीका में। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी? तो ये थी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान से बहुत धाराओं को अपनाया गया? तो ये अपनाया गया ऑप्शन नंबर बी 1935 का शासन अधिनियम, इसके द्वारा इसको अपनाया गया। भारतीय संविधान में निम्न नेताओं में उनकी भूमिका का मिलान कीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे भीमराव अंबेडकर जो थे वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। मोतीलाल 1928 में भारत का संविधान। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की मेंबर थी। अब यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। भारत संविधान 26 नवंबर 1950 को यहाँ लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य थे वो थे 299 देश आज़ाद होने के बाद। गांधी जी ने
1931 में संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा हुआ है। कौन सी पत्रिका थी वो थी इनकी यंग इंडिया पत्रिका। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे आपके उस एग्ज़ाम में। अब आ जाता है पालमपुर की गांव की कहानी। पालमपुर में गांव के लोगों की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या थी? तो लोग वो कृषि करते थे। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? तो सबसे पहले भूमि हमारे पास होनी चाहिए। पालमपुर के कृषक तीसरी फसल के रूप में कौन सी फसल बो रहे हैं? तो ये आलू को ये बो रहे थे। आधुनिक कृषि में H/B बीजों का प्रयोग किया जा रहा था। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को बहुविधि कहते हैं। क्या कहा जाता है? बहुविधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है, छोटे किसान रकैती के लिए आवश्यक पूंजी प्रबंधन किस प्रकार करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में लोग साहूकारों से पैसे लिया करते थे। बड़े किसान साहूकारों से आवश्यक पूंजी ले लेते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा साहूकार। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? तो ये लगे थे 25% लोग। भूमि मापने की मानक इकाई क्या थी? तो इनके पास था ये हेक्टेयर में ये नापी जाती थी, हेक्टेयर में नापी जाती है। अधिरोप कृषि उत्पादक किसान क्या करते हैं? उसको बाजार में वो बेच देते थे। कहाँ? बाजार में वो बेच देते हैं। अब आपका आ गया सेकंड चैप्टर इसी के संशोधन के रूप में लोग। तो पहला क्वेश्चन आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 6 साल से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। शिक्षित बेरोजगार कौन है? तो कौन हो जाएगा? जो है व्यक्ति जिसके पास डिग्री है लेकिन रोजगार नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न होने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? ये आपके हो जाएंगे कृषि और मत्स्य पालन। नेक्स्ट है, जापान का संसाधन अधिक निवेश है, तो ये है मानव संसाधन का सबसे अधिक ज़्यादा निवेश है। जनसंख्या की गुणवत्ता, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, यहाँ हो जाएगा आपका साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। साक्षरता और जीवन प्रत्याशा आपको याद रहेगा पर निर्भर करती है। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकारों ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य उठाया है? तो ये आपको बताया गया था सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा मिले, तो ये हो जाएगा आपका सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई एक योजना कौन सी थी? कौन सी थी? स्कूल लौटे शिविर। कौन सी जाएगी आपकी? स्कूल लौटे शिविर आपका यहाँ हो जाएगा। भारत में किस राज्य साक्षरता सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में। मिड डे मील दोपहर के भोजन का लक्ष्य क्या था? बच्चों को अधिक से अधिक उपस्थित करना। तो ये जो था ये आपका टर्म 1 का पूरा सिलेबस था जो कि आपको 18 मिनट के अंदर कवर हो गया। आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बच्चों में शेयर करें। धन्यवाद।